हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की पोस्ट कैसी है, कौन से आर्टिकल्स आते हैं जो कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के साथ डील करते हैं, क्या इसका इलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन इस प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाता है, ये सब चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 5 जो है, उसमें पार्ट 5 के अंदर आर्टिकल 52 टू 62 है, वो डील करते हैं प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के अंदर आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक प्रेसिडेंट से डील करते हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट पोस्ट है इंडिया में वो ब्रिटिश मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे ब्रिटिश में प्रेसिडेंट है, वैसा ही मॉडल इंडिया में फॉलो किया जाता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, और जो ये प्रेसिडेंट होता है वो सिंबल होता है यूनिटी का, इंटीग्रिटी का, सॉलिडारिटी का। ठीक है, अब शुरू करते हैं आर्टिकल टू आर्टिकल प्रेसिडेंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में बोला गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, यानी कि यहाँ पर एक प्रेसिडेंट होगा। यहाँ पर यानी कि इंडिया के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा। शैल का मतलब यहाँ पे है कि मैंडेटरी है ये पोस्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट होगा ही होगा, ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आती कि प्रेसिडेंट पोस्ट पर ना हो। ठीक है, नेवर परमानेंट वैक्यूम, कभी भी ये पोस्ट खाली नहीं होती, यानी कि परमानेंट वैक्यूम नहीं होती। कोई ना कोई, अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट होगा, इन टाइम पोस्ट पीरियड के लिए वाइस प्रेसिडेंट होगा, और विद इन 6 मंथ ऑफ वैक्यूम री इलेक्शन होगा और नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा। ठीक है, तो कभी भी प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली नहीं होती। ये जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, ये टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो इंडिया के प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं, और जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी माना जाता है, यानी कि इंडिया का सबसे पहला सिटीजन प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, और क्या बोलता है 52, आर्टिकल 52 एंश्योर्स इंडिया रिमेन अ रिपब्लिक। आर्टिकल 52 ये इंश्योर करता है कि इंडिया एक रिपब्लिक रहना चाहिए, यानी कि इसका हेड जो है वो इलेक्टेड होना चाहिए, ना कि मोनार्कियल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है यहाँ पर। प्रेसिडेंट की पोस्ट भी इलेक्शन के थ्रू मिलती है, और इसीलिए इंडिया को रिपब्लिक कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 53 के ऊपर। आर्टिकल 53 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि प्रेसिडेंट इज अ फॉर्मल एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है एक फॉर्मल एग्जीक्यूटिव हेड है। फॉर्मल यानी कि उसके नाम पर होता है सब कुछ, वो नहीं करता, मतलब वो डिसीजन नहीं लेता, उसके नाम पर सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मल एग्जीक्यूटिव हेड है एंड एक्सरसाइज पावर, और जो पावर है उसका यूज़ कैसे करता है, ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल। तो ये जो प्रेसिडेंट है वो फॉर्मल एग्जीक्यूटिव हेड है, यानी कि वो काम नहीं करता, उसके नाम पर सारे डिसीजन लिए जाते हैं, और ये जो प्रेसिडेंट है ये प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल की एडवाइस पर ही काम करेगा, खुद से इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता। ये प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल के एडवाइस पे ही काम करेगा। ठीक है, इसीलिए फॉर्मल एग्जीक्यूटिव हेड है। और जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज होता है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है वो डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है, यानी कि सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं, लेकिन ये जो पावर हैं वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ से रेगुलेट करी जाती है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो डिफेंस फोर्सेस का हेड है तो वो कुछ भी कर लेगा। वो जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा। ठीक है, इसीलिए प्रेसिडेंट एक्ट एज अल्टीमेट कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 52 पर। आर्टिकल 52 क्या कहता है, आर्टिकल 52 स्पेसिफाइड द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का, इसके बारे में आर्टिकल 54 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 54 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है उसको एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चूज़ किया जाता है। ठीक है, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन करता है। अब इलेक्टोरल कॉलेज में होता कौन कौन है, इलेक्टोरल कॉलेज में मेनली 3 टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, पहला तो है कि इलेक्टेड एमपीज फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ
लोकसभा एंड राज्यसभा, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यानी कि इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, यानी कि विधानसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्लस यूटीज भी, यूटीज में दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। सिर्फ यही दो जो हैं यूटीज वो इंक्लूड करी गई हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर, बाकी नहीं, बाकी यूटीज़ नहीं इंक्लूड करी गई है। और इनमें भी इलेक्टेड मेंबर ही वोट करेंगे। पहले जो शुरू में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब यूटीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर को भी इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में 3 टाइप के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड एमएलएज फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और यूटीज एंड पुडुचेरी के, यूटी दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। तो अब देखो ये जो इलेक्शन है ये इनडायरेक्ट हुआ क्योंकि डायरेक्ट जो है इंडिया की पॉपुलेशन तो इलेक्ट नहीं कर रही, लेकिन जो इंडिया की पॉपुलेशन ने जो इलेक्ट करके एमपीज और एमएलएज बनाए हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है। तो ये डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन होता तो इंडिया की पॉपुलेशन इलेक्ट करती, जैसे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है वैसे ही सेम प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता, लेकिन अगर ऐसे सेम प्रोसीजर होता तो पावर का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, ठीक है। दोनों के दोनों जो है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड हेड होते तो दोनों की मेजोरिटी होती और दोनों में पावर का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसीलिए डायरेक्ट इलेक्शन ना करके प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। और जो ये स्टेट लेजिस्लेटिव को इंक्लूड किया है इसका मतलब है कि फेडरल रिप्रेजेंटेशन भी हुआ है, यानी कि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन भी है प्रेसिडेंट की इलेक्शन में, ठीक। चलिए चलते हैं आर्टिकल 55 के ऊपर। आर्टिकल 55 क्या कहता है? आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन के बारे में बताता है कि कैसे इलेक्शन होगा, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें 2 चीज़ स्पेसिफाइड होती हैं, एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ इलेक्शन, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि पॉपुलेशन का पूरी की पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन होगा। कैसे होगा? जो पॉपुलेशन एमपीज और एमएलएज चुनती है उनके वोट के अकॉर्डिंग होगा। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट होता है, यानी कि एक बैलेट पेपर होता है उस पर सारे जो कैंडिडेट हैं उनका नाम लिखा होता है और उस पर प्रेफरेंसेस सेट करनी होती है। यानी कि मान लो कि 4 कैंडिडेट हैं, ठीक है, 4 कैंडिडेट हैं जो कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नॉमिनेट हुए हैं। तो अगर मान लो मैं इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देती हूँ, इसको सेकंड प्रेफरेंस देती हूँ, इसको थर्ड प्रेफरेंस देती हूँ, इसको फोर्थ प्रेफरेंस देती हूँ, तो ऐसे करके इस बैलेट पेपर पे हमें जो एमपीज और एमएलएज हैं उनको प्रेफरेंस देनी होती है, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करा जाता है। अब यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ इलेक्शन है क्योंकि जो वैल्यू है एमएलए की वोट की वैल्यू इक्वल होती है, सारे के सारे जितने एमएलए हैं उनकी वोट की वैल्यू इक्वल होती है, एमपीज़ की वोट की वैल्यू इक्वल होती है। अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो आप देख सकते हैं, बाकी इतना फॉर्मूला पूछा नहीं जाता। बस ये 2 चीज़ें याद होनी चाहिए कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ इलेक्शन होता है, ठीक है। नोट करने वाली बात है कि कैंडिडेट मस्ट सिक्योर ए फिक्स्ड कोटा ऑफ वैलिड वोट, यानी कि जो कैंडिडेट नॉमिनेशन में आए हैं उनको एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट लेनी ज़रूरी है। अगर मान लो पहली बारी में कोई भी फिक्स्ड कोटा नहीं मिलता, किसी को भी फिक्स्ड कोटा नहीं मिलता वोट्स का, तो फिर उस कैंडिडेट को एलिमिनेट करेंगे जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है, ठीक है। जैसे राउंड्स होते हैं इसमें, ठीक है। पहले राउंड में काउंट कर लेंगे, मान लो कि एक बंदा है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मिली है तो वो ऊपर रखा जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आती है कि फर्स्ट प्रेफरेंस इतनों को नहीं मिली है कि एक फिक्स्ड कोटा हो, तो इस बेसिस पे एलिमिनेट करेंगे कि जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आर्टिकल 56 के ऊपर। आर्टिकल 56 में टर्म ऑफ ऑफिस दी गई है। तो टर्म क्या है? प्रेसिडेंट की ऑफिस की 5 ईयर्स, ठीक है। 5 ईयर्स तक प्रेसिडेंट का ऑफिस रहता है और 5 ईयर्स ख़त्म होने से 6 मंथ पहले ही री इलेक्शन होते हैं ताकि जो है नया प्रेसिडेंट चूज़ हो सके और वैकेंसी ना बने, ठीक है।
अब चलिए चलते हैं आर्टिकल 57 के ऊपर। आर्टिकल 57 में एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है उसमें मान लो आज कोई प्रेसिडेंट है, वो अगले टाइम के लिए भी री इलेक्ट हो सकता है, यानी कि री इलेक्शन की एलिजिबिलिटी होती है। लेकिन जो यूएसए है उसके अंदर प्रेसिडेंट को री इलेक्ट नहीं करा जा सकता, ठीक है। आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन दी गई है कि प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। चलिए डिस्कस कर लेते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। एक तो वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। दूसरा, एज उसकी 35 इयर्स होनी चाहिए या 35 कंप्लीट होनी चाहिए और उससे अबव होनी चाहिए। और वो एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर इलेक्ट हो सके, ठीक है। यानी कि लोकसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, उसको प्रेसिडेंट बना सकते हैं। और मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो कोई गवर्नमेंट, वो किसी गवर्नमेंट के अंडर, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करता हो, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट हो, वो गवर्नर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, मिनिस्टर ऑफ यूनियन हो और स्टेट हो, ठीक है। ऐसा कोई भी, इन सब को छोड़कर कोई भी गवर्नमेंट की पोस्ट या पब्लिक ऑफिस को होल्ड ना करता हो, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 58 के अंदर एक और चीज़ दी गई है, नॉमिनेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। नॉमिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिएगी, यानी कि जो जो लोग प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नॉमिनेट होने वाले हैं उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो नॉमिनेशन है, जो नॉमिनेटर्स हैं उनको एक नॉमिनेशन लेटर होता है जिसमें 50 इलेक्टर्स जो कि प्रपोजर्स होते हैं, 50 इलेक्टर जो कि सेकेंडर्स होते हैं, उनका साइंड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है, नॉमिनेशन के लिए। और उनको 15,000 रुपये भी आरबीआई के साथ डिपॉजिट करने हैं, ठीक है। बाकी ये 15,000 रुपये जो हैं वो 4फाइटेड भी होते हैं, मतलब कि जो कैंडिडेट है जिसको 1/6 ऑफ टोटल वैलिड वोट नहीं मिला है, वो अपने 15,000 रुपीज़ को वापस ले सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। नॉमिनेशन इनके बिना नहीं आप नॉमिनेट हो सकते प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, ठीक है। पहले नॉमिनेशन होता है, उसके बाद इलेक्शन होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आर्टिकल 59 पे। आर्टिकल 59 में कंडीशंस दी गई हैं प्रेसिडेंट ऑफिस की। कंडीशंस मतलब प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है, प्रेसिडेंट को प्रॉफिट्स कितने मिलते हैं, बेनिफिट्स कितने मिलते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। आर्टिकल 60 में है ओथ एंड एफर्मेशंस। मेनली जो प्रेसिडेंट की ओथ है उसमें प्रेसिडेंट को ओथ दी जाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेगा, लॉ को प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि इस हिसाब से देखें तो प्रेसिडेंट को गार्जियन बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। उसको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब ओथ एडमिनिस्टर कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो उस टाइम पर, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी प्रेसिडेंट को ओथ दिलवा सकता है। अब चलते हैं आर्टिकल 61 के ऊपर। आर्टिकल 61 क्या कहता है? आर्टिकल 61 के अंदर प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो प्रेसिडेंट है उसको उसकी पोस्ट से हटा कैसे सकते हैं? उसको सिर्फ एक ही ग्राउंड्स पे हटा सकते हैं प्रेसिडेंट को, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तो, ठीक है। इसके लिए भी एक प्रोसेस है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए। तो जो प्रोसेस है वो किसी भी हाउस में शुरू की जा सकती है, यानी कि पार्लियामेंट के लोकसभा या फिर राज्यसभा में प्रोसेस शुरू करी जा सकती है। और शुरू करने के 14 डेज़ पहले नोटिस देना पड़ता है। और ये जो नोटिस है 14 डेज़ प्रायर जो नोटिस है, ये उस हाउस के 1/4 ऑफ टोटल मेंबर्स द्वारा साइन होना चाहिए। यानी कि मान लो लोकसभा में अगर प्रोसेस इनिशिएट कर रहे हैं तो लोकसभा की टोटल मेंबर्स का 50% उस नोटिस को साइन करने होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस इनिशिएट होगा। उसके बाद उस हाउस से 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, फिर सेकंड हाउस में जाएगा, वहाँ से 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, उसके बाद रिमूवल होगा। और ये जो प्रोसेस है प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की उसको प्रेसिडेंट सुन सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट इस प्रोसेस को सुन सकता है।
और जो स्टेट असेंबलीज हैं जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इंक्लूड करी गई थी, इम्पीचमेंट में स्टेट असेंबलीज इंक्लूड नहीं होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार एग्जाम में आ जाती है कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंक्लूडेड होती है या नहीं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है वो एक्सक्लूडेड होती हैं, ठीक है। अब लास्ट है हमारा आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में बोला गया है कि वैकेंसी के बारे में बताया गया है, यानी कि वैकेंसी, ये जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है ये कभी वैकेंट नहीं होती, री इलेक्शन होता है विद इन 6 मंथ। अगर मान लो वैकेंसी डेथ, रेजिग्नेशन या फिर रिमूवल से बनी है तो विद इन 6 मंथ प्रेसिडेंट चुना जाएगा, और वो जो नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा वो अगले 5 सालों के लिए काम करेगा, ठीक है। और जो इस पीरियड में, जैसे मान लो इम्पीचमेंट कर दिया, रिमूवल कर दिया प्रेसिडेंट का, तो अब विद इन 6 मंथ इलेक्शन करने होंगे, कुछ टाइम तो लगेगा इलेक्शन करने में। ऐसा नहीं है कि आज प्रेसिडेंट को निकाला और आज ही इलेक्शन कर दिया, टाइम लगता है इस प्रोसेस में। तो इतने टाइम के लिए, इंटरिम पीरियड के लिए वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने प्रेसिडेंट को डिस्कस कर लिया है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी अदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या फिर आप चाहते हैं कि मैं कुछ इम्प्रूव करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।